चलो दोस्तों, शायद सब आ गए हैं, शुरू करते हैं। अभी क्या करना था हमें शुभम? सुबह हमने क्या डिस्कस किया था? सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, हेली आप मॉर्निंग में प्रेजेंट थे बेटा? यस सर। ठीक है, ग्रेट। चलो तो फिर अब हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम कर चुके थे, और अब हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहला थ्योरी जो है चैप्टर में, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्नर्स थ्योरी। चलो, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली मैं हौले हौले जाने वाला हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा मैं, है ना? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो बातें हुई थी फिर से एक बार रिपीट करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। तो सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स का मेजर डिफरेंस दोस्तों ये था कि सॉल्ट जो होता है, ओके, बिफोर कॉम्बिनेशन एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन, बिफोर एंड आफ्टर, उनके जो प्रॉपर्टी होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। और जिनके प्रॉपर्टी बिफोर एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। तो सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट सबसे मेजर जो है वो मैंने आपको बताया कि सॉल्ट में बिफोर एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी सेम होंगे। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2। ओके, इसमें जो भी आयंस है दोस्तों, जो कंबाइन नहीं हुए हैं, जब फ्री फॉर्म में है तब उनके प्रॉपर्टी, और कॉम्बिनेशन होने के बाद, डबल सॉल्ट फॉर्म होने के बाद उनका प्रॉपर्टी कैसा रहेगा? सेम प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम। तो उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। एंड कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स वैसे आपको पता होगा, अगर रूटीन लाइफ में भी कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, है ना, विचित्र, सीधा साधा नहीं होता। जो सीधा साधा है ना केमिस्ट्री में, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। और जो जटिल है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? प्रॉपर्टी चेंजेस। ओके, बिफोर एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन, बिफोर K प्लस था, ठीक है, बिफोर Fe जो था उसका स्टेट +2 होगा, Cn का स्टेट -1 है, बट आफ्टर कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं FeCN6, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। FeCN6 4K प्लस और FeCN6 -4, ये अलग हो गया, बट Fe और Cn जो है इंडिविजुअल आयनिक फॉर्म में, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो देखा आपने, बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो गया, प्रॉपर्टी चेंजेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कैसे डिफर करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरी बात, सॉल्ट के अंदर कौन से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होते हैं दोस्तों? बड़ी सिंपल चीज है, यस, सॉल्ट के अंदर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और कॉम्प्लेक्स में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? कोऑर्डिनेट। यस, इसमें होता है आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड्स होंगे, और यहाँ पे कोऑर्डिन
ये जो प्रॉपर्टी, इसमें से बहुत सारे प्रॉपर्टी और बाहर आएंगे कि जनरली जिनका वैलेंसी कम होता है, जनरली एस ब्लॉक, और जनरली ये कौन फॉर्म करता है? मेटल्स, और वो भी कौन से ब्लॉक के? डीएफ ब्लॉक। डीएफ ब्लॉक। ग्रेट, चलो ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, बट मैंने माहौल सेट कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का काम। इसका जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फिर आगे बढ़ते हैं अपने। डन सर। चलो ठीक है, अब हम सॉल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स है इसलिए। तो अब हम ओनली डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में, दैट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म होते हैं? सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होने का सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल है 4s 4p एंड 4d ऑर्बिटल्स जो है बेटा, उसका एनर्जी के बड़ा कम है, और अगर इनका एनर्जी के बड़ा कम होगा तो ये कंबाइन होंगे, कंबाइन होने से इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इजीली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि इनका 3d ऑर्बिटल, अगेन इनका 3d ऑर्बिटल 4d 5d 6d ऑर्बिटल कैसा होगा? इनकम्प्लीटली फील्ड होगा। अब इनकम्प्लीटली फील्ड है तो इनको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो इनको इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लिगेंड। अब लिगेंड क्या है? जनरली लिगेंड होता है नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज और अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर जो है वो क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। तो ये कौन है? ये मेटल है। जो 3d ऑर्बिटल उसका इनकम्प्लीट है, या फिर 4d या फिर 5d या फिर 6d, तो इनके जो d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी बात शायद मैंने लास्ट टाइम की थी, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं। चलो अब शुरू करते हैं वर्नर्स थियरी। सबसे पहला थियरी चैप्टर का जो बोर्ड में भी पूछते हैं, बोर्ड के लिए भी एमपी है, और जेडब्ल्यू नीट में एमसीक्यू भी पूछते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला थ्योरी चैप्टर का वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले ये गधा मतलब साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर, स्विस केमिस्ट था ये। उसने सबसे पहले क्या किया लैब के अंदर? उसने कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर अमोनिया ऐड किया दोस्तों। अगेन इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? सबसे पहले कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर ऐड करा था इसने अमोनिया। तो इसने सबसे पहला रिजल्ट ये देखा कि कोबाल्ट ने फॉर्म किया CONH3 Cl3। चलो सबसे पहली बात, इसने सबसे पहले कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया से कंबाइन किया और देखा CONH3 Cl3 बन रहा है, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है CONH3 Cl2 CONH3 Cl2 Cl CONH3 thrice Cl thrice। देखा आपने क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो बिग ब्रैकेट है ना, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है।
अब कॉम्प्लेक्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसके पीछे, ब्रैकेट के पीछे आगे कोई आयन होता है उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, और वो जब आयन यहाँ पे होगा और ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो उसने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये फाइंड किया भाई कि कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया से कंबाइन कर रहा हूं मैं, तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना, इसको हम आयनाइज नहीं कर सकते। ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते, इनको हमें जोड़ के रखना पड़ेगा। बट ब्रैकेट को अलग कर सकते हैं बाकी जो आयन है उससे। तो ब्रैकेट के बाहर कितने सीएल हैं भाई? 3। तो टोटल आयन कितने हुए? 4 हुए, एक ब्रैकेट और 3 सीएल। इसमें टोटल आयन कितने हुए? 3, इसमें 2 और इसमें 1। देखा आपने, नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे डिफरेंट डिसोशिएट हो रहे हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स 4 आयन डिसोशिएट कर रहा है, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। और जैसे ही आपको पता होगा, आगे हमने पढ़ा था कलर प्रॉपर्टी, डी ट्रांजिशन पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे डिफरेंट आयन्स की वजह से कलर भी इनके डिफरेंट होंगे, है ना। अगर कलर आपको याद रखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका कलर है येलो, CONH36Cl3, ये येलो कलर है। फिर Cl2 जो है ये पर्पल है, पर्पल यहाँ पे कलर है नहीं तो मैं यहाँ पे ब्लैक से लिख देता हूं, पर्पल, ठीक है। फिर जब Cl2 अंदर है, Cl एक बार है, तो ये वायलेट ग्रीन होगा। चलो, वायलेट या फिर ग्रीन ऐसा लिख सकते हैं। और ब्लूइश ग्रीन, ब्लू है हमारे पास, ग्रीन है हमारे पास, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो गए, आयन भी चेंज हो गए। तो वर्नर का ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, इससे वर्नर ने ये बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर 2 टाइप के वैलेंसी होते हैं। कम ऑन, ये वर्नर ने यहां से क्या ऑब्जर्व किया? वर्नर ने यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, इसके 2 वैलेंसी है। सबसे पहला जो है, सबसे पहला प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा जो है दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब यहां से आपको बोर्ड में अगर पूछेंगे तो यहां से थ्योरी लिखना है, ठीक है। ये सब बकवास नहीं लिखा, वर्नर ने क्या किया, वर्नर ने जो किया वो ठीक है, वो उसका एक्सपेरिमेंट था, उसके रिजल्ट जो है वो वर्नर्स थ्योरी है, वो अब हमें लिखने हैं, है ना। चलो, तो अब थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे, सब कॉन्सेप्ट समझते हैं। थ्योरी क्यों इन्वेंट हुआ, कैसे इन्वेंट हुआ, वो पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी। तो वर्नर ने ये कॉम्प्लेक्स से ये बताया कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर 2 टाइप के वैलेंसी होते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्नर, metal ion possesses 2 type of valency. First is primary and the second one is secondary valency. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। Done. ओके, चलो, वर्नर ने बताया भाई, एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को आयनाइजिंग वैलेंसी बोलते हैं, ओके। और सेकेंडरी को नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलेंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पे फोकस रखना। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजिंग है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। चलो, अब सबसे पहला पॉइंट ये है प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी जो है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और इट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, ऑन अ सेंट्रल मेटल एटम। अगेन मैं रिपीट करता हूं, मैं यहाँ पे आपको फाइंड करके बताऊंगा, फिर समझ आएगा।
बट फिर भी अभी थियोरेटिकल, ये पॉइंट याद रखो। प्राइमरी वैलेंसी is similar to positive electric charge or oxidation number of central metal atom. चलो, ग्रेट। बात बताऊंगी। ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी सिमिलर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर है ये मेटल का। ओके, देखिए आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, K फॉर FeCN6 है, इसमें Fe का चार्ज क्या होगा? 2 plus 2. +2। CrOX3 -2, plus 4. सबको समझ में आ गया ये? पता नहीं। Plus 4 sir. नहीं, आपने बोला +4 एकदम सही आंसर है। मैं सबको पूछ रहा हूँ, सबको समझ में आ गया या मैं समझाऊं? मैसेज में लिख देना नहीं समझ आया तो। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या बात है, समझा देता हूँ। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता आपने चैप्टर पढ़ा है कितना है, कहाँ तक पढ़ा है, इसलिए चलो कोई नहीं। ये Fe है ना, Fe का नंबर आप x ले लो। नंबर ऑफ पोटेशियम 4 है, पोटेशियम का चार्ज +1 है। नंबर ऑफ CN6 है, Cn का चार्ज -1 है। टोटल चार्ज 0 हो गया। 4 + x -6 0, ये हो गया -2, तो ये हो गया 2, तो इसका चार्ज निकल के आ गया +2। चलो अब समझ में आ गया होगा शायद। OX का चार्ज जो है वो -2 है। Cr को मैं x ले लेता हूँ, OX 3 है, OX का चार्ज -2, टोटल चार्ज -2। x -6 is equal to -2, x is equal to +4। बोलो अभी ठीक, थोड़ा बहुत समझ आया? यस सर। ग्रेट। तो ये जो चार्ज निकल के आया ना, उसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। तो आप है ना सिंपली याद रखो कि ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का फाइंड करेंगे, वो जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, उसी को हम बोलते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स का, है ना, प्राइमरी वैलेंसी। चलो, ये जितने लिगेंड आप याद करोगे ना, लिगेंड बहुत सारे याद करना है हमें, 50 लिगेंड्स के आसपास है वो याद करने हैं। अगर वो याद कर लिए तो फिर आप इजीली प्राइमरी वैलेंसी निकाल सकते हो। पर लिगेंड का चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लिगेंड का चार्ज नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे हम, है ना। चलो ठीक है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी के बारे में मैंने बात कर ली। आगे मैं डिस्कस करूंगा जब लिगेंड के चार्ज हम डिस्कस करेंगे तब। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट जो है सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो है नॉन आयोनाइज्ड। पहले ही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है ना। सो द नेगेटिव आयन ऑन न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है, जो सेकेंडरी वैलेंसी से कंबाइन हुआ है, उसको हम आयनाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स combined with secondary valency
are not ionized. ओके और यहां पे एक बात और लिख देता हूं, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, चलो अभी थियोरेटिकल तो आपने याद कर लिया शायद, अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जांपल से। अभी जो एग्जांपल लिया था वही K फॉर FeCN6। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं, मेटल और लिगेंड। तो ये मेटल है, ये लिगेंड है, लिगेंड 6 है और यहाँ पे K4 है। तो देखो क्या लिखा है, नेगेटिव आयन जो है, ओके, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल उसका नंबर, तो यहाँ पे लिगेंड का नंबर है 6। दूसरी बात, यहाँ पे Cn के अंदर Cn का चार्ज -1 है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हुआ लिगेंड का, -6 हुआ, इसीलिए यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी 6 हुई। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जनरली बेटा में ना Ml4 पढ़ने वाले हैं, Ml5 पढ़ने वाले हैं, Ml6 पढ़ने वाले हैं। तो लिगेंड 4 है, लिगेंड 5 है, लिगेंड 6 है। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि नंबर ऑफ लिगेंड, अगर कोई बोल रहा है नंबर ऑफ लिगेंड तो वो गलत चीज है। नंबर ऑफ लिगेंड इज नॉट सेकेंडरी वैलेंसी। नंबर ऑफ लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? इट इज नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, टू सेंट्रल मेटल एटम। यस यस शुभम, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ये कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड को नहीं बोल सकते। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है उसके अंदर, क्योंकि लिगेंड के अंदर ऐसा भी पॉसिबल है कि दो कोऑर्डिनेशन साइट प्रेजेंट हो, है ना। तो एक लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी बना सकता है, 3 बना सकता है, 4 बना सकता है, 5 बना सकता है, 6 बना सकता है। वो लिगेंड की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है भी कि लिगेंड की औकात क्या है। पर अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ COOX3, ऊपर मैंने -3 लिख दिया, तो OX को क्या बोलते हैं? OX का नाम क्या है भाई? Oxalato. ऑक्जेलेटो में कितने एटम डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन? 2. तो टोटल कितने O हुए? 6. एग्जैक्टली। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना हुआ? एग्जैक्टली, है ना। यहाँ पे OX का मतलब है COO- सिंगल बॉन्ड COO-। ऐसे OX 3 है, मतलब ये 3 होंगे, तो -1 -2 हुआ। मैं अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, OX का मतलब है COO-, यहाँ पे माइनस, सिंगल बॉन्ड COO-। तो OX में 2 -1 चार्ज है, एक OX में 2 -1 है, तो 3 ऐसे 6 हुए ना, इसीलिए यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। Done, sir. ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला प्राइमरी वैलेंसी का पॉइंट था, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी का था। अब प्राइमरी वैलेंसी जो जनरली है ना, वो सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर है और ऑक्सीडेशन नंबर जनरली पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव जो वैलेंसी है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही बैलेंस होगा। और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब लिगेंड, लिगेंड जनरली 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये पॉइंट समझ में तो आ गया होगा, मैं लिख देता हूँ, प्राइमरी वैलेंसी इज satisfied by only negative ions, while secondary valency is satisfied by
नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दे आर लिगेंड इन जनरल। चलो, इस पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है। सर रिपीट करना। हाँ, रिपीट करते हैं ना। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर था और ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज किससे बैलेंस होगा? नेगेटिव से होगा ना। तो इसीलिए लिखा है प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड होता है, लिगेंड जनरली नेगेटिव होते हैं या फिर लोन पेयर कंटेनिंग न्यूट्रल होंगे, है ना। तो लिगेंड दो टाइप Yes, के sir. होते हैं, नेगेटिव और लोन पेयर कंटेनिंग। तो इसलिए लिखा है सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होगा, जबकि प्राइमरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगा। चलो ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? ऑब्वियसली सेकेंडरी वैलेंसी जो है उससे जो भी आयन कनेक्टेड है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, और इसीलिए उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ metal ion form coordinate covalent bond। सो सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ metal is definite and it is independent of obviously primary वैलेंसी से कोऑर्डिनेशन नंबर को कोई लेना देना नहीं है। चलो, और यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी से जो भी लिगेंड मेटल से कंबाइन होंगे और उसकी वजह से स्पेशल जो अरेंजमेंट होगा, है ना, उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, पॉइंट को ऐसे समराइज करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी बीइंग डायरेक्शनल different type of geometrical structures are obtained। सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से बहुत सारे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। कोई भी पॉइंट में डाउट है आप लोग मुझे पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डाउट है तो पूछ लो मुझे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डन। चलो ठीक है। बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले मैं ज्योमेट्री की बात करी है तो मैं आपको ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया हमें पढ़ना है ML4, तो ML4 में दो ज्योमेट्री है। एक तो ये कौन सा हुआ? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और जब टेट्राहेड्रल होगा तो हाइब्रिडेशन कंपलसरी sp3 होगा। ML4 में दूसरा हो सकता है ये, क्या है ये? स्क्वायर प्लेनर। ग्रेट। चलो धीरे धीरे फॉलो करो, एक अच्छी जगह
अच्छे कॉन्सेप्ट पे हम पहुंच जाएंगे इस चैप्टर में। स्क्वायर प्लेनर, इसका हाइब्रिडेशन ये होता है DsP2। ये जनरली 3D होता है, ये 4s और ये 4p। चलो अब मैं बात करता हूं ML5 के बारे में। ये M આના માથા ઉપર એક लिगेंड અને એક स्क्वायर દોર दिए આપણે, तो ये आपको स्क्वायर दिख रहा है। वैसे इसको जोड़ना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए जोड़ रहा हूँ। और ये पिरामिड दिख रहा है। क्या ज्योमेट्री हो गया इसका? Square pyramid. Square pyramidal. चलो ML5 का दूसरा क्या होगा? Trigonal bipyramidal. वेरी गुड। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ड्रॉ करने के लिए एक इसके सिर पे L लिखना है, एक इसके एग्जैक्ट नीचे L लिखना है, M के थोड़े ऊपर L लिखना है। देखो मैंने ऊपर थोड़ा लिखा है M के, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे L लिखना है क्रॉस में, ठीक है। चलो ये बात हो गई। इसको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये ट्राइएंगल है और ये एक पिरामिड है और नीचे एक पिरामिड है। तो बड़ा सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है, समझ के याद करो कि ये है ट्राइंगल, ट्राइगोनल, दो पिरामिड है तो बाय पिरामिडल। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। स्क्रीनशॉट ले लो। ये ML5 में स्क्वायर पिरामिडल कब बनता है? ML5 में स्क्वायर पिरामिडल बनेगा जब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स इसमें पढ़ाऊंगा, बट टाइम लगेगा। थर्ड लेक्चर में, अभी फर्स्ट लेक्चर है इसका, वॉर्नर थ्योरी के बाद। चलो स्क्रीनशॉट हो गया इसका? Yes, Done. sir. Yes, sir. ग्रेट। चलो अब एक ही बाकी रहा ML6 और वो बड़ा सिंपल है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल sp3 d2 और d2 sp3 ML6 कॉम्प्लेक्स। तो ये मैंने थोड़े बहुत ज्योमेट्री भी ड्रॉ कर दी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले लिगेंड के बारे में और फिर डेफिनेशंस देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं लिगेंड के बारे में आपको बताता हूँ। Done, sir. हो गया? ठीक है चलो। चलो अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वर्नर थ्योरी के 6 पॉइंट्स जो मैंने लिखे थे वो एग्जाम में पूछेंगे। तो ये 6 पॉइंट जैसे ही लिखे थे मैंने, ऐसे टाप देना, रट्टा मान लेना, समझ तो लिया आपने। अब लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर बहुत सारे डेफिनेशन देखने हैं हमें। तो सबसे पहले लिगेंड कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी में कि एक ऐसा आयन है, नेगेटिव आयन है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। बट एक्सेप्शन में लिगेंड पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। लिगेंड यहाँ पे एक्सेप्शन में पॉजिटिव होंगे, याद रखना है आपको ये। इन एक्सेप्शंस लिगेंड आर आल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड भी होते हैं। चलो तो मैं लिखता हूं यहाँ पे जनरली लिगेंड्स हैज नेगेटिव चार्ज और वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है।
अब लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ lone pairs, that is called denticity of ligand donated to the, प्लीज ये याद रखना, सेम सेंट्रल मेटल एटम और आयन, याद रखना। चलो, तो लिगेंड के बारे में प्रॉपर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी। मैं इसको बोलता हूँ कैपेसिटी। लिगेंड की कैपेसिटी क्या है? अगर लिगेंड में एक ही एटम डोनेट कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी 1 है, मतलब डेंटिसिटी 1 है। अगर 2 एटम डोनेट कर रहे हैं तो उसका डेंटिसिटी कैपेसिटी 2 है। ओके, 3 है तो डेंटिसिटी 3 हुआ, ऐसे ही है ना। उसकी डेंटिसिटी क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन होगा। सबसे पहले अगर एक ही एटम है जो डोनेट कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे यूनिट